Hello and welcome to Dialogue at Nation Next. Sameer Arbat. Welcome, Sameer. Hi. Sameer, first of all, you have to tell me कि there are certain things, कुछ myths है, कुछ facts है, and people are getting absolutely confused about it. There is a lot has been said about it on the internet. तो I think you are the best person who can just help us out and आप हमें बता सकते हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या सच है और क्या मिथ है। सबसे पहले कोरोना वायरस क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिस्की है जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज है। ऑफ कोर्स वी कैन सी कि डेथ्स उसके अलावा भी काफी लोगों की हो रही है। तो हाउ वुड यू सम अप दिस एज? अभी देखिए, शुरू में जो जानकारी थी वो अभी भी वैलिड है कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब जिनको पहले से कोई बीमारी है, खास करके वो लोग जिनको डायबिटीज है, जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, मतलब हाइपरटेंशन है, या जिनको लंबे समय से कोई लंग की बीमारी जैसे एस्थमा है, सीओपीडी है, या वो लोग जिनका पहले कोई हार्ट डिजीज रह चुका है, या जिनमें ओबेसिटी पाई जाती है, उन लोगों को कोविड-19 जो है ये ज्यादा सीवियर हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है उनको इस बीमारी की रिस्क कम हो जाती है। अभी देखा गया है हमारे नागपुर शहर में भी कि काफी यंग लोग जिनकी एज अराउंड 30 to 40 है, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उनको भी कोविड के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। मतलब हमने सबने सावधान रहना है। वी ऑल नीड टू बी केयरफुल। एवरीबडी इज ससेप्टेबल टू कोविड-19 एंड इट्स नॉट ओनली पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज, बट सबको कोविड-19 हो सकता है। और ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ कोमॉर्बिड वालों को ही ज्यादा कोविड-19 दिख के आ रहा है। Is it by any chance कि कुछ जेंडर स्पेसिफिक है? बिकॉज देयर वर सम रिपोर्ट्स आल्सो कि शायद लड़कों को मेन आर मोर ससेप्टेबल हाँ, टू इट, या शायद कुछ तो ऐसा भी। जो बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज की जा रही है, जैसे यूके में स्टडीज हो रही है या पहले चाइना में स्टडीज हुई है, उसमें देखा गया है कि मेन आर मोर ससेप्टेबल देन विमेन। पर आप देखिए, हम ये जो स्टडीज देखते हैं ये हम लाखों की देखते हैं कि 10 लाख लोगों में से कितने मेन ज्यादा है और विमेन ज्यादा है। बट इंडिविजुअल जब केस आती है तो ऐसा नहीं है कि मेन को ज्यादा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उनको कोविड-19 नहीं होगा। इसलिए बात फिर से वही आती है कि इंडिविजुअली एवरीबडी हैज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। इवन इफ यू आर मेल और अ फीमेल, आपको सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना। कंजम्पशन ऑफ होममेड काढ़ा की भी बहुत बातें हो रही है। मालेगांव काढ़ा भी बहुत फेमस हुआ है और ऐसा कहते हैं कि आप जितना घर पे ये सब होम रेमेडीज करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, हल्दी एंड सिनेमन और भी उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल के अगर आप लेते हैं तो आपको इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो एज अ डॉक्टर व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? देखिए, जितने भी घर के ये नुस्खे जो हम इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, कोई काढ़ा की बात करता है, कोई नए प्रोडक्ट्स आए हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर करके खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ पाउडर्स है, कुछ एडिटिव्स है जो बोलते हैं कि वो इम्यूनिटी बूस्टर है। अभी तक कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है ये बोलने के लिए कि इन सारी चीज़ों से आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है या ये करने से आपको कोविड-19 होने के चांसेस कम होते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि गर्म पानी अगर आप लेते हैं या स्पेसिफिकली आप ठंडा पानी अवॉइड करते हैं, ठंडी चीज़ें अवॉइड करते हैं, तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। मतलब आपको कोविड-19 होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। बट अगर आप काढ़ा लेते हैं या कोई इम्यूनिटी बूस्टर लेते हैं पर बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते, जैसे हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग या पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना, तो आपके कोविड-19 होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो लोगों को ये एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कोई घरेलू नुस्खा ले रहा हूँ तो मुझे कोविड-19 नहीं होगा, और वो थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इन चीज़ों के पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसा करने से आपकी थोड़ी इम्यूनिटी ठीक रहती है, तो देर इज नथिंग फॉर और अगेंस्ट एनी होममेड रेमेडीज। ना इसके फेवर में कोई एविडेंस है, ना इसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस है। बट इससे हमें एक फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि इंडिया के बाहर की ये रिपोर्ट्स थी कि जब अभी तक कहा जा रहा था कि फूड के थ्रू कंटामिनेशन नहीं हो सकता है या वायरस आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो सकता है। बट चिकन के कुछ पीसेस की स्टडी की थी और उन पे स्टडी करने के बाद पता चला था कि उनमें भी कोरोना वायरस था। तो क्या आपको कोई जानकारी है इस बारे में?
अभी तक डब्ल्यूएचओ ने बहुत क्लियरली अभी भी फाइनल जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बताया है कि ये एक जो डिजीज है ये फूड के थ्रू नहीं आ सकती है। आपको कोरोना वायरस जो है वो एक स्पेसिफिक एयरबॉर्न जो रूट रहता है हमारे नाक से या हमारे मुंह से जो इन्फेक्शन हमें होता है, हवा में जो वायरस किसी के खांसने या छींकने से फैलता है, वही एक रूट है। अभी तक कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है, कोई भी रिपोर्ट कंफर्मेटरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाने से या वेज खाने से या किसी भी टाइप के खाने से आपका कोविड-19 फैलता है या आपका प्रोटेक्शन बढ़ता है। ये जो अभी बात हो रही है कि ग्रेजुअली ये कर्व, कोविड का जो कर्व है ये फ्लैट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, रिकवरी रेट इम्प्रूव हो जाएगी। इंडिया की अभी रिकवरी रेट भी 75% के ऊपर है, पर ऐसा कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज लोगों में डेवलप हो जाएगी इसकी वजह से है। तो व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस? देखिए, जब तक बात कोविड-19 की रहती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ इट इज़ अ रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन। मतलब ईच कमिंग डे, हर नए दिन हमको कोई नई जानकारी मिल रही है। जो हमें लगता था अप्रैल में इज़ द डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिजीज़, अप्रैल से लेके मई, मई से लेके जून तक ये अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है। जैसे-जैसे बीमारी नए-नए जगह पे नए-नए लोगों में दिख रही है, वैसे-वैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेंज हो रही है। तो अभी तक हम जो जानते हैं वो ये देखा गया है कि जब भी किसी एक स्पेसिफिक जगह पे 50 टू 60% पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाती है तो इस वायरस का इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है। उस पॉपुलेशन में आपको एक रिकवरी ज्यादा दिखती है और इन्फेक्शन कम दिखता है। तो इस अंदाजे से अगर हम देखें तो बॉम्बे और दिल्ली में जो मई और जून में डिजीज बहुत बढ़ चुकी थी, जुलाई में जो उसका पीक था वो अगस्त से अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। वहां पे नंबर ऑफ न्यू केसेस कम है और रिकवरी रेट ज्यादा है। कंपैरेटिवली जो टायर 2 सिटीज है जैसे नागपुर है, वहां अभी नंबर ऑफ न्यू केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रिकवरी धीरे धीरे बढ़ेगी, थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कि जब 50 टू 60% पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाए, मतलब हम बात कर रहे हैं सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक, वो लोग जिनकी टेस्ट हो रही है और वो लोग जिनकी टेस्ट हुए बिना वो खुद घर पे रिकवर कर रहे हैं, तो ये सारी पॉपुलेशन शायद जब 50-60% इन्फेक्ट हो जाएगी तो तब तक हमें एक प्लेटो आ जाएगा। हमारे शहर में नंबर ऑफ न्यू केसेस कम होने लगेंगे। पर ये सारे हाइपोथेसिस है, ये हम कॉन्फिडेंटली आज जब बोलते हैं तो वी कैन नॉट बी श्योर कि अक्टूबर और नवंबर में एग्जैक्टली सिनारियो क्या रहेगा। बट मेजर कंट्रीज में देखा गया है, न्यूयॉर्क में पहले पीक आया था, काफी सारे उनके जो सेकेंडरी सिटीज है, टेक्सास जैसे स्टेट्स है, वहां पे डिजीज कम थी, फिर न्यूयॉर्क में फॉल हुआ और टेक्सास में बढ़ा। वैसे ही आप अभी इटली में देखोगे, इटली में लोग काफी फ्री हो गए हैं, वहां पे नंबर ऑफ न्यू केसेस नेक्स्ट टू जीरो हो पाए जा रहे हैं। इंडिया में पहले बढ़ा था, बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद में, नागपुर में अभी बढ़ रहा है। तो होपफुली अगले 2 महीनों में एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, एक एंटीबॉडीज लोगों में ऐसे डेवलप हो सकते हैं जिससे ये वायरस का जो इफेक्ट है वो आज जैसे दिख रहा है उससे थोड़ा कम हो जाए। बट ये सारे आज भी हाइपोथेसिस है, ये प्रूफ तभी होंगे जब हम रियलिटी में इसको ऐसा होते हुए देखेंगे। जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, क्या आप ये लोगों को बता सकते हैं कि अल्कोहल और कोरोना वायरस का क्या कनेक्शन है? देयर आर पीपल हु फील कि शायद अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं। अल्कोहल और कोरोना वायरस का अभी तक एक ही कनेक्शन है कि आप किसी भी टाइप का अगर एडिक्शन करते हैं, मतलब आप अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप अगर स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का स्मोकिंग, तो इससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है। चांसेस है कि आपको कोविड-19 होने के जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो हम लोगों को स्पेसिफिकली एडवाइस कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पीरियड है, आप घर पे है, अगर आपका लोगों से मिलना कम है तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप घर पे तो भी स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। अल्कोहल की वजह से आपके लीवर पे इफेक्ट आता है, स्मोकिंग की वजह से डायरेक्टली लंग्स पे इफेक्ट आता है, और इस इफेक्ट की वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये चीजें अवॉइड किया इज बेटर। क्या ऐसा है, लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर आपको एक बार कोविड हो गया तो आपको उसका रिलैप्स कभी भी हो सकता है, लाइक यू हैव इट फॉर अ लाइफ टाइम?
अगेन बात वही आती है कि दिस इज अ रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन। नॉर्मली जो वायरसेस रहते हैं, वायरसेस में कॉन्स्टेंटली म्यूटेशन होते रहता है। ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जो 2016 और 17 में सेम रहे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। स्वाइन फ्लू के केस में हम ऐसा जानते हैं कि आपको अगर एक बार स्वाइन फ्लू होता है, आपको अगर एक बार इन्फ्लुएंजा होता है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ टू 1 ईयर का प्रोटेक्शन रहता है। उसके बाद आपको फिर से री इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए लोगों को एवरी ईयर फ्लू की वैक्सीन एडवाइस की जाती है, क्योंकि एवरी ईयर आपकी इम्यूनिटी हमको बूस्ट करनी रहती है। कोरोना वायरस के बारे में कुछ बहुत ही रेयर केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें लोगों को री इन्फेक्शन हुआ है, बट अभी तक तो मैक्सिमम जो लोग हैं, मतलब 95% से ज्यादा लोगों को आज अगर कोरोना वायरस से पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वी होप कि 3 to 6 मंथ्स तो भी उनको फिर से री इन्फेक्शन नहीं होगा। बट अगेन हम 2021 में ही ये प्रूव कर सकते हैं कि आपको 6 मंथ्स बाद इन्फेक्शन होगा, 1 ईयर बाद होगा, या शायद आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा। ये सारी चीजें आने वाले समय के साथ समझेगी। बट यस, अभी अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको अगले 3 महीने में फिर से री इन्फेक्शन हो। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप गर्म पानी से अगर आपने नहा लिया तो आपको चांसेस कम है इन्फेक्शन के। नहीं, इसके पीछे कोई बेसिस नहीं है। गर्म पानी के नहाने का और कोविड-19 होने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप क्लियरली समझिए, कोविड-19 फैलता कैसा है? जब किसी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन है, वो खांसते हैं या छींकते हैं, तो उनके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं नाक से या मुंह से, वो अगर आपके नाक या मुंह के पास में आते हैं, या वो ऐसे कोई सरफेस पे खांसते हैं, छींकते हैं, जैसे डोर हैंडल्स हो गए या कोई टेबल हो गया, आप उसको टच करते हैं और फिर आप अपने फेस को टच करते हैं, तो ऐसे ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है। तो इसमें टेक्निकली आपके गर्म पानी या ठंडे पानी के नहाने से कोई ना इसका कोई प्रोटेक्शन है, ना इससे आपका कोई इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस है। ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। N95 मास्क के बारे में काफी बातें हुई थी कि जो वॉल्व के साथ जो आता है दैट इज नॉट रियली हेल्पफुल। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा N95 में भी कौन सा वैरायटी होना चाहिए जो यूज करना चाहिए? ठीक, जहाँ तक मास्क की बात आती है, एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट बात अभी जो सब तरफ गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस में आई है, जो लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, मतलब अगर आप डॉक्टर, नर्स या कोई भी सपोर्टिंग स्टाफ में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको N95 मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल क्लॉथ मास्क या एक 3 लेयर सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं। N95 मास्क कम पड़ रहे हैं, N95 मास्क के रिसोर्सेस कम है, प्रोडक्शन कम है, कॉस्ट एलिवेट हो रही है, तो N95 मास्क रिजर्व किए हैं सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लिए। आप लोग यूजुअली घर से बाहर जब निकलते हैं, तो आप एक होममेड क्लॉथ मास्क भी यूज कर सकते हैं। आपको N95 मास्क की जरूरत नहीं है। वाल्व से रिलेटेड बहुत सारी साइंटिफिक थियरीज है कि काफी सारे वाल्व ऐसे रहते हैं जिससे एयर बाहर जाती है पर अंदर नहीं आती है। सो टेक्निकली ये उस चीज के लिए बने हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सर्जरी कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे मेरे पेशेंट को इन्फेक्शन हो, या उसका जो जो सर्जरी साइट है वहां पे कोई बैक्टीरिया या वायरस जाए। ऐसे पर्पज से अलग अलग मास्क बने रहते हैं। इसलिए काफी बार जो वाल्व मास्क रहते हैं, वो एक पर्सन से दूसरे को जो एयर बाहर जाती है उसको रोक सकते हैं, बट अंदर आने वाले को नहीं रोक सकते। ये बहुत सारे वेरिएशंस है, बट N95 मास्क आर प्रेफरेबली टू बी यूज्ड ओनली बाय हेल्थ केयर वर्कर्स। और नॉर्मल जो कम्युनिटी में मास्क यूज हो रहा है, सिटीजन्स जो मास्क यूज कर रहे हैं, आप एक क्लॉथ मास्क यूज कर सकते हैं, आपको N95 की जरूरत नहीं है। बट शादी जैसे फंक्शंस में जहाँ पे अराउंड 50 लोगों की गैदरिंग है तो वहाँ पे कौन सा मास्क पहनना चाहिए? प्रेफरेबली अभी तो नागपुर सिटी में आपने कोई भी पब्लिक गैदरिंग अटेंड नहीं किया हुआ, वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द पीक ऑफ कोविड-19 फॉर आर रीजन। हमने बहुत ही सिंसियरली और बहुत ही अच्छे से अप्रैल और
मई में लॉकडाउन फॉलो किया था, आई वुड सजेस्ट वो ही रिस्ट्रिक्शंस हमने अभी अगस्त और सितंबर में फॉलो करना जरूरी है। पब्लिक गैदरिंग्स अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, पर्सनल मीटिंग्स अवॉइड कर सकते हैं, तो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज आप नहीं जानते, बहुत लोग असिम्प्टोमेटिक रहते हैं और फिर भी उनसे आपको वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। तो टेक्निकली आप पब्लिक गैदरिंग अवॉइड कीजिए, और अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो भी अभी के लिए आपके लिए क्लॉथ मास्क इज गुड। अगर आपको N95 मास्क ही यूज करना है तो आप एक बेसिक मास्क यूज कर सकते हैं जिसको N90 या N95 ग्रेडिंग है, जिसको वाल्व नहीं है, दैट इज गुड इनफ। How much of sanitizer is bad? Like how much is bad? कितना एक amount of sanitizer use करना चाहिए लोगों ने? The only problem with the sanitizer is कि it can lead to dryness or itching. Otherwise there is nothing as bad sanitizer. आप जब भी कोई नए सरफेस को टच करते हैं, मतलब अगर आप घर पे हैं और आप घर पे आने वाले किसी पर्सन के लिए डोर ओपन करते हैं, या आप जब भी फूड कंज्यूम करने के पहले हैंड वॉश करते हैं, या बेसिकली जब भी चांसेस है कि आप कोई न्यू सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं या न्यू पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे टाइम पे आपने हैंड सैनिटाइजर यूज करना इज फेवरेबल। अगर आप इस टाइम पे काम पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो एवरी टाइम यू स्टेप आउट, एवरी टाइम यू कम बैक होम, उस टाइम पे आपने हैंड सैनिटाइजर यूज करना है। आप इसको एक पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। सो आई बिलीव दिन में आप 10 या 20 बार भी हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। There is no harm on how many times you use the hand sanitizer, but yes, if you are feeling dryness or itching तो आप उसको moisturize कर सकते हैं, but there is no harm in using hand sanitizer as often as possible. वेजिटेबल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या कोई आप सजेशंस दे सकते हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है, बिकॉज फूड को लेके हम बहुत डिसइंफेक्शन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट वांट अ लॉट ऑफ केमिकल्स coming into our food. So I would just suggest washing it with cold running water would be good enough. आप कोशिश कर सकते हैं कि आप आपका जो सोर्स है, आप जहाँ से वेजिटेबल्स ले रहे हैं, जहाँ से आपको वेजिटेबल सप्लाई आ रहा है, उसका ध्यान रखिए। अगर आपको एक बैग में वेजिटेबल्स दिए जा रहे हैं, तो आप उस बैग से जब भी वेजिटेबल्स निकालते हैं उनको रनिंग वाटर से ड्राई कर लीजिए, वॉश कर लीजिए और ड्राई करके अपने घर पे रखिए। तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ। उसके ऊपर कोई केमिकल स्प्रे करके, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके, वी डोंट वांट कि वो केमिकल आपके फूड में आ जाए। We all are surrounded by people who smoke. हम ऐसे कुछ लोगों से कांटेक्ट में जरूर आते हैं। तो स्मोकर्स के लिए जैसे आपने बताया कि ऑफ कोर्स कोरोना वायरस लंग्स पे बहुत ज़्यादा उसका डैमेज होता है। तो जो स्मोक करते हैं लोग, उनके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, अगर आप ये डिटेल में बता सकते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वंस यू गेट इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस, लंग्स परमानेंटली डैमेज टू एन एक्सटेंट हो जाते हैं। तो आई सपोज ये दो अलग क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्मोकिंग एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि एक बार आपको कोविड हो गया तो आपके लंग्स को परमानेंट डैमेज होता है या नहीं। तो जब तक स्मोकिंग की बात करते हैं तो स्मोकिंग के दो इफेक्ट रहते हैं। एक रहते हैं अक्यूट इफेक्ट्स, मतलब इमीडिएट इफेक्ट। आप जब भी स्मोक करते हैं तो आपका जो थ्रोट का एरिया रहता है, आपका जो अंदर का गला रहता है, वहां पे इरिटेशन होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन और डैमेज होता है। आप समझिए, अगर आपके स्किन पे कोई लाल मिर्च डालता है तो जैसा इफेक्ट आता है, वैसे ही आपके गले पे इफेक्ट होता है। स्मोक के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं, सिगरेट निकोटीन की वजह से जो पार्टिकल डेवलप होते हैं, ये आपके थ्रोट को इरिटेट करते हैं। तो आपकी थ्रोट की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आपकी थ्रोट अभी प्रोन हो जाती है किसी भी टाइप के इन्फ्लेमेशन के लिए। तो आप जब स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप आपके थ्रोट को डैमेज कर रहे हैं। चांसेस है कि आपके आसपास अगर कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो वो आपके थ्रोट को पहले अफेक्ट करेगा, आपको सिम्टम्स दिखेंगे। दूसरी बात आती है क्रोनिक स्मोकर्स की। ऐसे लोग जो 10 साल से ज़्यादा स्मोकिंग कर चुके हैं, इनके गले में ही नहीं, इनके लंग्स में डैमेज होता है। स्मोकिंग की वजह से लंग्स की जो अंदरूनी इम्यूनिटी रहती है वो एक तरीके से हैम्पर हो जाती है। और फिर बात वही आती है कि अगर आप क्रोनिक स्मोकर है, आपको सीओपीडी है, आपको स्मोकिंग रिलेटेड कफ अगर है, तो आपको कोविड-19 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो अगर आप स्मोकर है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेल योरसेल्फ टू क्विट स्मोकिंग। आप कोविड-19 से ही नहीं बचेंगे, बट आपकी एक बुरी आदत भी छूट जाएगी, जो इन द लॉन्ग टर्म अगले बार कोई और इन्फेक्शन होता है, कोई और पैंडेमिक आता है, आपको हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं एक सेकंड क्वेश्चन जो काफी डिस्कस हो रहा है कि कोविड-19 होने के बाद आपके लंग्स में परमानेंट डैमेज होता है क्या? तो काफी लोगों को कोविड-19 जब सिम्टोमेटिक होता है, मतलब वो लोग जिनको खांसी बन के आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और स्पेशली वो लोग जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, इन लोगों के सीटी स्कैन में, चेस्ट का जो सीटी स्कैन रहता है लंग्स का, उसमें कुछ चेंजेस देखे जाते हैं, और इनको जब कोविड-19 से पूरा रिलीफ मिल जाता है, तो जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे फाइब्रोसिस सेट इन हो जाता है। मतलब वहाँ के जो लंग्स है उस एरिया में थोड़े से जाले बन जाते हैं, वहाँ के लंग्स आपके थोड़े से इनइफेक्टिव हो जाते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को कोविड-19 के बाद 5 to 7% तक लंग फाइब्रोसिस देखा जाए, कुछ लोगों को इससे ज्यादा देखा जाए। तो यस, कोविड-19 होने के बाद आपके लंग्स में कुछ स्कारिंग होता है, कुछ फाइब्रोसिस होता है, और इसको फिर अलग एक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। हो सकता है इन द लॉन्ग रन आपको 5 साल बाद, 6 साल बाद ब्रीथिंग डिफिकल्टी डेवलप हो कोविड-19 रिलेटेड फाइब्रोसिस से, पर ये भी आने वाले दिनों में समझेगा कि ये कितना सीरियस है, इसमें कितना हीलिंग देखा जाता है और कितना परमानेंट डैमेज देखा जाता है। बट यस, फाइब्रोसिस देखा जाता है जिसको आगे जाके फिर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ब्रेन डैमेज के बारे में भी कुछ रिपोर्ट्स आई हुई है। यस, तो कोविड-19 जो है ये वायरस हमारे बॉडी में काफी अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज करता है। मेन और सबसे डिफिकल्ट जो डैमेज है, जो सबसे इजीली वायरस जहां आपको इम्पैक्ट करता है, वो है आपके लंग्स। लंग्स से रिलेटेड हम काफी कुछ जानते हैं, लोगों को सिम्टम्स क्या होते हैं, लोगों को तकलीफ क्या होती है, और आपकी बॉडी का ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है। इसके बाद कई लोगों में जीआई सिम्टम्स, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिम्टम्स देखे गए हैं। मतलब कोविड की वजह से लोगों को डायरिया भी होता है, और लोगों के स्टूल सैंपल में भी कोविड पाया गया है। थैंकफुली इसका जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है वो बॉदरसम नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कहीं पे बहुत ज्यादा ओपन डेफिकेशन हो रहा है। तो दिस इज नॉट अ पॉइंट टू वरी, बट पेट में जो सिम्टम्स है, कोविड की वजह से लोगों को डायरिया देखा गया है, और साथ में ब्रेन में भी इसका इफेक्ट देखा गया है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों को ब्रेन डैमेज की वजह से स्ट्रोक होता है, जिसको हम एक तरीके से ब्रेन अटैक कहते हैं। कुछ लोगों को सीजर्स, मतलब जो एपिलेप्सी का अटैक हम बोलते हैं, वो भी देखा गया है। और जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, इस वजह से एनोस्मिया होता है, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो भी अफेक्ट होता है, आपकी थोड़ी सी स्मेलिंग एबिलिटी कम हो जाती है। तो यस, ये ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। हॉट वाटर गार्गल्स जैसे कहते हैं कि वायरस किल करने के लिए अच्छा रहता है गले में, तो वैसे ही गार्गल्स में बेटाडीन डाल के भी आई थिंक काफी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया हुआ है ये, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। नॉर्मली जब आपको थ्रोट इरिटेशन होता है, मतलब आपके थ्रोट में किसी भी तरीके की खराश रहती है या आपको इचिंग होता है, तो ये कारण इसके कारण रह सकते हैं बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स आपको कुछ जनरल एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो हम टैबलेट्स देते हैं, और कुछ लोकल इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स रहते हैं जैसे बेटाडीन गार्गल। बट प्रेफरेबली ये आप आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन जहाँ तक हो सकता है अवॉइड कीजिए। अगर आपको थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, अगर आपको गले में खिचखिच हो रही है, तो ऐसे टाइम पे बेटाडीन गार्गल्स से आपको थ्रोट में थोड़ा रिलीफ आ सकता है। बट इससे आपको कोविड-19 नहीं होगा, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। आपको अगर कोई भी इनमें से सिम्टम्स दिख के आते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। एंड यस, काफ़ी डॉक्टर्स आपको हो सकता है बेटाडीन गार्गल्स एडवाइस करें। I would like to say that in this situation, everybody, as in everybody who is staying at home and following precautions, everybody who is going to work, even if you are going to your office, if you are a shopkeeper, अगर आप पुलिसमैन है, आप जर्नलिस्ट है, आप डॉक्टर है, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयड है, आप
खुद का कोई पर्सनल बिजनेस चला रहे हैं. आई थिंक वी आर ऑल कोविड वॉरियर्स बिकॉज एवरीबडी इज फाइटिंग दिस वॉर इक्वली. जो लोग घर पे बैठे हैं एंड दे आर मेकिंग श्योर कि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं या कम्युनिटी स्प्रेड रोक रहे हैं, वो भी कोविड वॉरियर्स है. So we are all COVID warriors, and for the next 2-3 months we have to follow the basic precautions जो हमने मार्च और अप्रैल में बहुत सुने थे, वो आज भी सबसे इम्पोर्टेंट है. हम सब लोगों ने रेगुलरली हैंड वॉश करना है. अगर हमको खांसी या छींक आती है तो हमने अपने कफ या स्नीज को कवर करना है. अगर आप बाहर निकलते हैं तो प्लीज मास्क यूज कीजिए. और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स फील होते हैं, आपको कफ, फीवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्नीजिंग, रनिंग नोज अगर फील होता है तो आप आपके डॉक्टर से कांटेक्ट में आइए. तो ये प्रिकॉशंस आज भी फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट है. हम काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, न्यू इंजेक्शंस आए हैं, न्यू मेडिसिन आए हैं, आईसीयू की बातें हो रही है, वेंटिलेटर की बातें हो रही है, बट एज अ कॉमन मैन आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू follow the basic precautions. थैंक यू सो मच डॉक्टर समीर. आई एम श्योर कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपने क्लैरिटी दी है, तो आई एम श्योर कि लोग ये सुनकर दे विल फॉलो व्हाट यू सेड. एंड थैंक यू वंस अगेन कि आप सच में यू हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी पीपल, एंड आप अभी भी आई कैन जस्ट सी कि यू आर इन अ पीपीई सूट. सो सीरियसली थैंक यू सो मच. I think people should realize that it is very difficult to be inside a PPE suit and a mask for say 4 hours and 6 hours. It's not easy. And जिन लोगों को COVID-19 होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल जाता है. फैमिली मेम्बर्स से आप मिल नहीं पाते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज आती है. अगर आप होम क्वारंटीन है तो भी मुश्किलें आ रहे हैं. देयर आर मेनी पेशेंट्स जिनका घर पे डोमेस्टिक हेल्प आना बंद कर देते हैं, लोग अपने रूम में आइसोलेटेड है. So there are many difficulties. I think nobody should take it lightly and follow all the guidelines very seriously. Thank you. Thank you. Thank you for inviting. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.